अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 265 आप लोग ओपन करें। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के बिल्कुल एंड पे अगर आप लोग आओ तो बेटे यहाँ पे एक क्विक चेक हमें दिया गया है, क्विक चेक 11.9। क्विक चेक 11.9 पहले मैं आपको करवाऊंगी, देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्विक चेक 11.9 के टोटल हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी और ये क्वेश्चन बेटे मैं इजी से क्वेश्चन है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये ओरली ही समझाऊं। इसको आपने खुद अपनी वर्डिंग्स में करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इथीन इज अ मोनोमर यूज इन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस टू क्रिएट पॉलीइथाइलिन। ठीक है। नंबर ए, डिस्कस हाउ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मेक इट सूटेबल फॉर पॉलीमराइजेशन। बी पार्ट है, डिस्कस द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इथीन हमने सारा पढ़ा था कि इथीन की पॉलीमराइजेशन बेटे किस तरह से होती है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि इथीन जो है, तो यहाँ पे आपने जनरली इस जो हम रिएक्शन पीछे पढ़ के आए ना पॉलीमराइजेशन का, पीछे पेज पे आओ अपने, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आएगा ये इथीन का जो हमने पढ़ा था मोनोमर, और ये किस तरह से पॉलीमर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, सेम यही रिएक्शन आपने इसके आंसर में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 11.9 के पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आप ये वाला जो अपना रिएक्शन है बेटे ये राइट करोगे। इथीन है, इथीन इज अ मोनोमर, इसकी पॉलीमराइजेशन होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज पॉलीइथीन। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन के आंसर में ए पार्ट जो है यहाँ पे पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन का रिएक्शन जो आपके पीछे लिखा था, हमने अच्छी तरह से पढ़ा था, वही रिएक्शन आपने इसके आंसर में राइट करना है। साथ आपने ये भी बता देना है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन इज अ रिएक्शन इन विच मैनी मोनोमर्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन सी बॉन्ड्स फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीमर एज द ओनली प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल आप ये बताओगे। उसके बाद आपने बेटे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो रिएक्शन हमने राइट कर लेना है और आप यहाँ पे बता दोगे कि हमारे पास क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। व्हाट इज पॉलीमर? अ पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट की तरफ। डिस्कस द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन हाइब्रिडाइजेशन हुई थी, हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजेस आई हैं, बॉन्ड एंगल किस तरह के बने, ये आपने बताने हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल बताना है कि बेटे जब इथीन की पॉलीमराइजेशन होती है आपके पास क्या बनता है, पॉलीइथीन बनती है, यानी कि पॉलीमर बनते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में भी आपने रिएक्शन सेम वही लिखना है। इथीन जो था आपके पास एक मोनोमर आता है, फिर इथीन से आपके पास क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। जो प्रोसेस होता है दैट इज पॉलीमराइजेशन। मेन चीज़ जो यहाँ पे आप डिफरेंट लिखोगे वो क्या लिखोगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे इथीन मॉलिक्यूल में हो रही है दैट इज sp2। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। इथीन हैज ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल कितना होता है उसका 120 डिग्री होता है। इज डेट क्लियर? दोबारा बता देती हूँ, इथीन की बात हम कर रहे हैं। इथीन का आप यहाँ पे जनरल रिएक्शन लिखोगे, किस तरह से इथीन मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद आप बताओगे कि इथीन के मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है एक पाई बॉन्ड की वजह से। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आपने मेंशन करनी है कि इथीन हैज़ ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री 120 डिग्री होगा सिर्फ। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे राइट करना है, बॉन्ड एंगल ही आपसे पूछा था। इसके अलावा आपका यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ था दैट इज पॉलीइथाइलिन। अगर हम पॉलीइथाइलिन की बात करें, ठीक है, पहले तो सिंपल इथीन की बात हमने कर दी ना, इथीन की। अगर आपके पास पॉलीइथाइलिन हो, ठीक है, तो बेटे उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। और sp3 क्यों होगी? क्योंकि कार्बन हैज़ 4 बॉन्ड और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो टेट्राहेड्रल बनेगा और जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 109.5। क्लियर हो गया? मैंने आपको 2 डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें बता दी। एक हमने बात कर ली इथीन की
और एक हमने बात की पॉलीइथाइलिन। दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट यहाँ पे पॉलीमर्स हैं। कौन कौन से? एक इथीन, नंबर 2 मैंने क्या बताया? पॉलीइथाइलिन। इथीन में क्या बताया था मैंने बताया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर बनेगा, 120 का एंगल बनेगा। दूसरा मैंने क्या स्ट्रक्चर बताया था यहाँ पे? पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन सैचुरेटेड स्ट्रक्चर बनता है ड्यू टू कार्बन एटम, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्यों sp3 होगी? बिकॉज ऑफ कार्बन हैज 4 बॉन्ड। स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा बेटे टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? 109.5। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई एन एडिशन रिएक्शन इंक्रीजेस द सैचुरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये आप बताओगे। तो बेटे आप यहाँ पे आप सिंपल बताएंगे, अ रिएक्शन वेयर एटम और ग्रुप्स आर एडेड टू अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। पहले आपने यहाँ पे एडिशन रिएक्शन को डिफाइन कर देना है। देन आप यहाँ पे लिखोगे कि इट कन्वर्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड, यानी कि एडिशन रिएक्शन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यूजुअली एडिशन रिएक्शन में बेटे अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? अल्कीन्स या अल्काइंस। उसके बाद जब एडिशन रिएक्शन होते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म होती है बेटे? हमारे पास सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, और एडिशन रिएक्शन होने के लिए हमारे पास कैटलिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। कैटलिस्ट कौन कौन से हैं? Na होगा, Pt होगा, या हमारे पास हीट होगी। इज दैट क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एडिशन रिएक्शन इंक्रीजेस सैचुरेशन, कैसे इंक्रीज होती है? आपने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? दोबारा से रिकॉल कर रही हूँ, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले आपने इसके आंसर में क्या लिखना है? एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपने बताना है कि ये रिएक्शन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। देन आपने बताना है कि यहाँ पे यूजुअली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अल्कीन्स और अल्काइंस इन्वॉल्व होते हैं। फिर आपने क्या लिख लेना है कि मोर सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, और या इन रिएक्शंस में हमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। और इसके अलावा इन द एंड आप एडिशन रिएक्शन की कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हो, पीछे से देख लो। या सबसे इजीएस्ट एग्जांपल एडिशन रिएक्शन की क्या है बेटे? इथीन प्लस H2। इथीन प्लस H2, जब इथीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड किया जाए, H2 ऐड किया जाए, तो हम क्या प्रोडक्ट बनेगा? इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपके पास इथेन बन जाएगा। अब देखो, गौर करो, तो वही सारा कुछ हुआ ना। अल्कीन्स था, अल्कीन्स में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या बन गया? अल्केन्स बन गया। यानी कि अनसैचुरेटेड किस में कन्वर्ट हो गए? सैचुरेटेड में। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गए? सिंगल बॉन्ड में। इज डेट क्लियर? आगे चले बेटे, समझ आ गई है इसकी। नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं बेटे। अच्छा, मैं आपको बता ही देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो। जो मैंने आपको भी ओरली एग्जाम्पल बताई है, मैंने आपको ये वाली एग्जाम्पल बताई है। अपनी बुक के पीछे आए, पेज नंबर 262 पे मैंने ये एग्जाम्पल बताई है। ये क्या है? इथीन। इथीन में हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या बन गया? हमारे पास इथेन बन गया। ये रिएक्शन जो है दिस इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे H2 की एडिशन हुई है, ये इथीन था। इथीन में H2 की एडिशन हुई, क्या बन गया? इथेन बन गया। अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या आ रही हैं। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में। ये क्या थे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो गए? सैचुरेटेड में। ठीक है, यही बेटे मैं आपको बता रही थी। और यहाँ पे कैटलिस्ट भी रिक्वायर्ड होता है, हीट भी रिक्वायर्ड होती है। यही सारे पॉइंट आपने उसके आंसर में राइट करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 265 है हमारी बुक का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 11.9। ठीक है, कंजुगेटेड डाइन्स हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। एज द नेम इंडिकेट, अ डाइन इज अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। इन अ कंजुगेटेड डाइन, द डबल बॉन्ड्स इन द कार्बन चेन्स आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड. The adjacent double bond in conjugated dienes allow for the overlap of p orbitals on 3 or more adjacent atoms. This overlap leads to a delocalization of electrons, which can stabilize the molecule and affect its reactivity. In conjugated dienes, pi bond overlap extend over the entire system.
Conjugated alkenes are an important class of compound in organic chemistry featuring unique properties due to the arrangement of their double bonds. Conjugated dienes like 1,3-butadiene are used in the production of synthetic rubber. The conjugated structure allows for polymerization leading to long chain that exhibit rubber-like properties. सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसकी मैंने भी रीडिंग की. डैट इज कंजुगेटेड डाइन्स. व्हाट आर कंजुगेटेड डाइन्स? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लो, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, मैं भी आपको ईजीएस्ट डेफिनेशन बता दूंगी. कंजुगेटेड डाइन्स बेटे दे आर कंपाउंड्स. ये वो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड को सेपरेट किया जाए बाय 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड को हम सेपरेटेड कर लेते हैं बाय एग्जैक्टली 1 सिग्मा बॉन्ड. एक सिग्मा बॉन्ड से डबल बॉन्ड को सेपरेट किया जा सकता है और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा अल्टरनेटिंग. आपके पास जो है वो अल्टरनेटिंग यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड बनेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनेंगे. ठीक है, एक पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का एक सिस्टम बन जाता है हमारे पास. ठीक है, और आप सिंपल यहाँ पे क्या करोगे? कंजुगेटेड डाइन्स की आपने डेफिनेशन करनी है. क्या डेफिनेशन करोगे? अ डाइन इज अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम. ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है. इसके अलावा आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि कंजुगेटेड डाइन्स आर कंपाउंड्स विद 2 डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड by exactly 1 sigma bond forming an alternating pi bond and sigma bond system. ठीक है, ये थोड़ी सारी ज़रा बड़ी है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है इस डेफिनेशन में, आप ये भी राइट कर सकते हैं. अच्छा, डेफिनेशन होगी. उसके बाद हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स. इनकी स्टेबिलिटी कैसी है? बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है. आपने सिंपल यहाँ पे बताना है कि जो कंजुगेटेड डाइन्स होते हैं बेटे, यहाँ पे जो p ऑर्बिटल्स हैं एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स के, जो p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, p ऑर्बिटल्स की बात यहाँ पे होगी. जो p ऑर्बिटल्स होते हैं बेटे, ये क्या करेंगे? ये ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डीलोकलाइज हो जाएंगे और वो डीलोकलाइज होंगे ऑल कार्बन एटम से. ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होती है उसकी वजह से एक रेजोनेंस हाइब्रिड क्रिएट होगी और वो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो क्या करेगी बेटे? वो ओवरऑल एनर्जी जो मॉलिक्यूल की है उसको लो कर देगी. जब ओवरऑल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की लो हो जाती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाता है और लेस रिएक्टिव हो जाता है. इज इट क्लियर? ये रीज़न भी आ सकता है, आपसे क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट आ सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है मॉलिक्यूल के ऊपर. ठीक है, तो उस केस में बेटे आप यही बताएंगे कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी तो उसकी वजह से रेजोनेंस क्रिएट होती है और ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये ओवरऑल एनर्जी जो किसी भी मॉलिक्यूल की होती है उसको क्या करते हैं? लो कर देते हैं. जब किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी लो होती है तो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाता है और लेस रिएक्टिव हो जाता है. ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ पे याद रखने हैं. उसके बाद आपकी बुक में यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं. एक है ये आपके पास है BUT13 डाइन की. ठीक है, ये डबल बॉन्ड, इसमें 2 डबल बॉन्ड है ना, इसलिए हमने डाई ईन लिखा. ईन आपको पता है किसके लिए हम यूज़ करते थे? हम जहाँ पे डबल बॉन्ड थे. सारी नेमिंग हमने पढ़ी थी, मैंने आपको उस टाइम ये नेमिंग बताई थी कि अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाएं तो हम लोग डाई के साथ ईन से पहले डाई लगा देंगे. 4 कार्बन है तो हमने ब्यूट यहाँ पे लिख देना है, ब्यूटाडाइन होता है ना. लेकिन आपने दोनों डबल बॉन्ड्स की पोजीशन बतानी होती है कि वो कौन सी पोजीशन पे है. एक 1 पे है और एक 3 पे है. ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 डबल बॉन्ड हमारे पास आ गए ना. तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास दे आर नोन एज कंजुगेटेड डाइन्स. ठीक है, और ये डाइन जो है ये वो मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर बेटे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो. कार्बन एटम्स के दरमियान में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ये एक डाइन है. ठीक है, क्या है? ये एक कंजुगेटेड डाइन है. और इनकी नेमिंग कैसे करनी होती है? उसी तरह आपने करनी है जैसे आम हम करते हैं, लेकिन अगर हमने पहले नाम BUT पहले लिख देना है, ईन हमने बाद में लिखना है, लेकिन ईन से पहले हमने D लिख देना है. D I mean 2,
यानी कि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हैं, एक डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है, एक 3 पोजीशन पे है, तो वो मेंशंस कर देनी है। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे ये लिखी हुई है 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएंगे, है तो ये भी ब्यूटाडाइन, ठीक है। 2 जो हुए, यहाँ पे ब्यूटा लिखा, डाइन लिखा, और 1 3 क्या है, इनकी वो पोजीशन है, और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल बी अटैच है। मैं अभी आपको इसका भी टेस्ट पूरा बता देती हूँ, रिटन फॉर्म में भी बताती हूँ, कंफ्यूज नहीं हो आप लोग, परेशान नहीं हो। और इन द एंड आपके पास इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस दी हुई है कि कंजुगेटेड डाइन्स की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट क्या है। कंजुगेटेड डाइन्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है कंपाउंड्स की, और इनकी यूनिक प्रॉपर्टी है ड्यू टू देयर अरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की अरेंजमेंट है वो इनको यूनिक बनाती है, ये इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। और कंजुगेटेड डाइन्स जो हैं, स्पेशली जो आपका ऊपर लिखा हुआ है 1,3 ब्यूटाडाइन जो है, 1,3 ब्यूटाडाइन जो है बेटे, ये यूज़ होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक रबर। जो सिंथेटिक रबर है ना, रबर से बहुत सारी आगे फर्दर चीज़ें बनती हैं, तो सिंथेटिक रबर की मैन्युफैक्चरिंग में, उसको बनाने में, उसकी प्रोडक्शन में जो है 1,3 ब्यूटाडाइन यूज़ हो रहा है। इसके अलावा कंजुगेटेड स्ट्रक्चर जो हैं वो पॉलीमराइजेशन में भी यूज़ होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एज ए रिज़ल्ट जो है वो लॉन्ग चेन पॉलीमर्स बनते हैं, और ऐसे पॉलीमर्स बनाते हैं जिनके अंदर रबर लाइक जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया व्हाट आर कंजुगेटेड डाइन्स। मैंने आपको बता दिया कि ऐसे मालिक्यूल जिनके अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, कंजुगेटेड डाइन्स कहेंगे, ठीक है, क्लियर। इसका स्ट्रक्चर तो बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा से मैं बेटे आप लोगों को ड्रॉ करके तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप इसकी नेमिंग करेंगे, हाउ टू नेम दी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स अगर आपके पास होते हैं तो आप उनकी किस तरह से उनके नेम्स दोगे, ठीक है। हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं कंजुगेटेड डाइन्स, कंजुगेटेड डाइन्स, DIENES, ठीक है। मैंने क्या कहा, अ डाइन इज अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, ठीक है। हम आपको अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, सारे इसके मेन पॉइंट्स बताए। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, इसकी एग्जांपल्स हम करेंगे। एग्जांपल्स में हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये एक जर्नल एग्जाम्पल है किसकी, डाइन की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। क्या है, 2 डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 है, इसका मतलब है ये ब्यूटीन होगा। डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम क्या हम रखेंगे, हम रखेंगे ब्यूटीन। ई किस लिए यूज़ करते हैं हम, डबल बॉन्ड के लिए। ब्यूटीन किसके लिए करते हैं, जब हमारे पास 4 कार्बन है। अब आपने इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम करते हैं वहाँ से शुरू जहाँ से हमारा ये स्ट्रक्चर जो है वो डबल बॉन्ड क्रीप पड़े। अब सपोज 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग शुरू करती, तब भी ऐसे ही होना था। तो यहाँ पे एक सेकंड पोजीशन, एक फर्स्ट पोजीशन पे है, और एक हमारे पास थर्ड पोजीशन पे है। तो हम इसका नाम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे BUT1,3 2 डबल बॉन्ड हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करूँगी, डाई यूज़ करूँगी, और साथ हम क्या लगा देंगे, ईन लगा देंगे। तो इस तरह के जो डाइन स्ट्रक्चर होते हैं बेटे, उनकी नेमिंग हम इस तरह करते हैं। आपने उसी तरह लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसी तरह नंबरिंग करनी है। जो नंबरिंग है वो कहाँ से शुरू करनी है, जहाँ से हमें डबल बॉन्ड नियर पड़ता हो, नज़दीक पड़ता हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, एक डबल बॉन्ड जो है हमारा थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो मैंने नीचे राइट भी कर दिया, ठीक है। एक एग्जांपल इसकी और कर लेते हैं ताकि आपको, सेकेंड एग्जांपल इसकी करते हैं। सपोज एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, आपकी बुक वाला ही ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे C के ऊपर क्या है हमारे पास, मिथाइल CH3 अटैच है, ठीक है। CH3 क्या होता है, मिथाइल, पता है आप लोग फैमिलियर हो इससे। अब बेटे इसकी नेमिंग करेंगे। इसकी नेमिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लार्जेस्ट चेन जो है पूरी पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट करनी है कि वो सबसे लार्जेस्ट चेन हमारे पास कौन सी है। 1 2 3 4 कार्बन है, इसका मतलब है ये ब्यूटीन होगा, ये भी
ब्यूटीन ENE क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये ब्यूटीन हो गया, ठीक है। फिर हमने देखना है यहाँ पे कि डबल बॉन्ड नियर कैसे आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करती हूँ 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग शुरू करूँगी, देन हम उसको मेंशन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट भी अटैच है, डैट इज़ CH3, यानी कि यहाँ पे क्या अटैच है बेटे, मिथाइल अटैच है, ठीक है। अब इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हमने कैसे लिखना है, मिथाइल कहाँ अटैच है, सेकेंड पोजीशन पे अटैच है, तो पहले हम उसको मेंशन करेंगे 2 मिथाइल, देन BUT, जो ब्यूटीन होता है उसका आपने E नहीं लिखना, सिर्फ BUT लिखना है। फिर आपने डबल बॉन्ड की पोजीशंस बतानी है, एक किधर है, एक फर्स्ट पोजीशन पे, एक 3 पे, देन कितने डबल बॉन्ड हैं, 2 हैं, और साथ हमने क्या लगा देना है, ENE। ये हो जाएगा इसका नाम, 2 मिथाइल BUT 1 3 डाइन, ठीक है। और इसका जनरल नाम, वैसे इस पूरे जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोप्रीन, ठीक है। इसका नाम आइसोप्रीन भी है, ये भी नाम याद रखना, क्योंकि पेपर में आ सकता है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन, तो आपको फ़ौरन से पहले पता चल जाना चाहिए कि आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर कौन सा था। ये दिस इज़ आइसोप्रीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और मेन चीज़ है कि ये जो डाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग किस तरह की हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की जो ओवरलैपिंग है बेटे, वो इस तरह से हुई होती है। 4 कार्बन हमने एग्जाम्पल पढ़ी है, तो 4 कार्बन के ही आप लोग देख लो, ठीक है। तो ये ऐसे होगी, ठीक है, यहाँ से आपके नीचे, और ये इसके साथ ज्वाइन होती है, ठीक है, ऐसे होती है ये फिर इसके साथ ऐसे ही ज्वाइन होंगे। ये क्या चीज़ होगी, ये डीलोकलाइजेशन है किसकी, पाई बॉन्ड की, ठीक है। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगा। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि पाई एडजेसेंट डबल बॉन्ड जो हैं, जो p ऑर्बिटल्स हैं बेटे, वही जो है वो ओवरलैप करते हैं, और जो 2 डबल बॉन्ड होते हैं वो सेपरेट होते हैं एग्जैक्टली बाय 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ हमारे पास हमारी एग्जांपल्स होगी कंजुगेटेड डाइंस की। कंजुगेटेड डाइंस के बाद हमारे पास यहाँ पे हमने पहले कंजुगेटेड डाइंस की आपने डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन के बाद आपने थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन के बाद हमने एग्जांपल की, एग्जांपल के बाद एंड पे हमने क्या कर लिया, उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस कर ली, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, ठीक है बेटे। आगे हम चलते हैं अपने क्विक चेक नंबर 11.10, आपकी बुक में क्विक चेक दिया गया है, उसकी तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। देन हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। इसी टॉपिक के आगे आओ आप लोग, यहाँ पे देखो तो आपको एक क्विक चेक नज़र आ रहा है पेज नंबर 265 पे बेटे। क्विक चेक 11.10 है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कंजुगेटेड डाइन सच एज ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक है। नंबर बी है, इलुस्ट्रेट द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेटेड डाइंस। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बेटे अभी हमने पढ़ लिए हैं, सेम बुक वाले क्वेश्चन पूछे थे आपसे, स्ट्रक्चर बनाना है आपने ब्यूटा 1,3 डाइन का, वो यहाँ पे बना हुआ है, यही देख के सेम बना लेना है। इलुस्ट्रेट द डीलोकलाइजेशन, तो वहाँ पे आपने यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तो उसकी डीलोकलाइजेशन में ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पेज पे चलो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म आज मैं स्टार्ट करवाती हूँ, काफ़ी लेंथी है, ये एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जितना हम आज पढ़ सकते हैं उतना कवर करते हैं, देन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे। बुक का पेज है 266, ठीक है। टॉपिक हमारा है 11.10 आइसोमेरिज्म। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। The concept of isomerism is an important feature of organic compound. Two or more compounds having the same molecular formula but different structural formulas and properties are said to be isomers, and the phenomena is called isomerism. The structural formula of a compound shows the arrangement of atom and bond present in it. Clear है बेटे, नजर आ रहा है? The simplest hydrocarbon to have structural isomer is butane C4H10. If we study the structural formula of butane or other higher hydrocarbons of alkane family, we will observe that it is possible to arrange the atom present in the molecule in more than one way to satisfy all valences. This means that it is possible to have two or more different arrangements for the same molecular formula.
For example, chlorobutane molecule can have two different arrangement as separated by the following structure formula. क्लोरोब्यूटेन एंड क्लोरोब्यूटेन, बस सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, ठीक है. दिस फैक्ट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय एन एक्सपेरिमेंटल एडवाइस दैट देयर आर टू कंपाउंड विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C4H9Cl. Isomerism is not only possible but common if the compound contain more than 3 carbon atom. As the number of carbon atom in the hydrocarbon increases, the number of possible isomer increase very rapidly. The 5 carbon compound pentane has 3 isomers. नेक्स्ट टॉपिक आज हमने स्टार्ट किया जिसकी मैंने भी रीडिंग की, डेट इज नोन एज आइसोमेरिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके साथ लिख लो इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट आता ही आता है, ठीक है. सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन कि व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म. आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए. टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर नोन टू बी आइसोमेरिज्म. यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं पेपर में, अपने कॉलेज के टेस्ट में क्या मिस्टेक आप लोग करके आते हो, आप लोग पूरी डेफिनेशन नहीं लिखते. क्या लिख देते हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, साथ आपने ये भी मेंशन करना है एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है. ऐसे कंपाउंड्स, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर कंपाउंड्स की यहाँ पे बात हो रही है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बेटे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होगा, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला भी डिफरेंट हो, जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज आइसोमर्स. और वो फिनोमेना जिससे ये आइसोमर्स बनते हैं, पूरा जो तरीका है, पूरा जो प्रोसीजर है, पूरा जो फिनोमेना है, डैट इज़ नोन एज आइसोमेरिज्म. क्लियर. आपकी बुक के बिल्कुल स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन दी है, यही डेफिनेशन आपने राइट करनी है, यही डेफिनेशन आप लर्न करोगे, इसी को आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे. टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. क्लियर. आगे आते हैं हमारे पास, आपकी डेफिनेशन होगी. डेफिनेशन के बाद बेटे आपने क्या राइट करना होता है, आपने राइट करना होता है यहाँ पे आपकी आती है एग्जाम्पल. कॉमन एग्जाम्पल आपको जो बुक में दी हुई है, डैट इज ब्यूटेन. ब्यूटेन, एन वर्ड बोल रही हूँ ना मैं, एन का मतलब हुआ अल्केन की बात हो रही है, यानी कि सैचुरेटेड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, C4H10. तो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो आइसोमर्स है वो कौन सा है, डेट इज़ ब्यूटेन. ब्यूटेन जो है वो एक सिंपलेस्ट आइसोमर है, यानी कि ब्यूटेन को इसका सिंपल फार्मूला क्या है, C4H10. लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखोगे तो स्ट्रक्चर फार्मूला 2-3 तरीके से आप इसका लिख सकते हो. तो सबसे सिंपलेस्ट आइसोमर जो है वो कौन सा है, वो हमारे पास ब्यूटेन आता है, ठीक है. और इसके ब्यूटेन के जो हैं हमारे पास जो है, जो इसके स्ट्रक्चर्स बनेंगे बेटे, उसमें जो इसके आइसोमर्स बनेंगे, उन आइसोमर्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी. हालांकि इनका जो है फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसके बावजूद कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फिर भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होनी है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी. 2 आइसोमर्स यहाँ पे बनेंगे ब्यूटेन के, ये भी आप याद रखोगे. नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या चीज़ बताई हुई है, आपको बताया है कि लिमिट है कार्बन अब देखो यहाँ पे हमने जितने भी और अभी आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं, हाइड्रोकार्बन्स में सारे हमने कार्बन ही पढ़ने हैं ना. तो कार्बन जो एटम है बेटे, इनकी लिमिट होती है आइसोमर्स को शो करने की. कार्बन एटम हैव लिमिट टू शो आइसोमर्स. आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल इज़ नॉट ओनली पॉसिबल बट कॉमन, ठीक है, ये बहुत कॉमन है. इफ़ कंपाउंड कंटेन 3 और मोर देन 3, यानी कि अगर किसी भी कंपाउंड में 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो या इससे ज़्यादा कार्बन हो, ठीक है. कभी कभार कंपाउंड में बेटे 2 कार्बन भी होते हैं तो भी जो है वो आइसोमेरिज्म हो जाती है, लेकिन उस केस में आइसोमर जो है वो कम बनते हैं. लेकिन जितने ज़्यादा कार्बन होते हैं उतनी ज़्यादा उसके आइसोमर्स भी बनते हैं. ये चीज़ आपने याद रखनी है, यानी कि आइसोमर्स बेसिकली कार्बन पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन पे, ठीक है.
तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज होंगे तो पॉसिबल आइसोमर जो हैं वो भी अल्टीमेटली इंक्रीज होंगे, ठीक है, ज़्यादा आइसोमर्स बन जाएंगे अगर आपके पास कार्बन का नंबर ज़्यादा होगा। जैसे कि कॉमन एग्जांपल इसकी आपको यूं दूंगी, जैसे 5 कार्बन कंपाउंड आपके पास क्या आता है, पेंटेन। पेंटेन के अंदर 5 कार्बन है, तो पेंटेन के जो आइसोमर्स हैं वो कितने आइसोमर्स हैं, पेंटेन हैज़ 3 आइसोमर, ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है। पेंटेन 5 कार्बन कंपाउंड है, मैंने क्या कहा था कि जितने कार्बन ज़्यादा होंगे उतने आइसोमर ज़्यादा होंगे। तो कॉमन एग्जांपल हमने कौन सी ले ली, पेंटेन की। पेंटेन के अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंटेन के आइसोमर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। इसी तरह अगर आपके पास एक ऐसा एटम हो जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा हो, सपोज 30 हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं ना, अगर हमारे पास कार्बन एटम जो है वो 30 के करीब हों तो नंबर ऑफ आइसोमर जो हैं वो 4 बिलियन तक भी बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ये जस्ट एक रफ आपको मैंने एक आइडिया दिया कि नंबर ऑफ कार्बन जिस तरह इंक्रीज होते जाएंगे नंबर ऑफ आइसोमर भी जो है हमारे पास इंक्रीज होते जाएंगे। इन शॉर्ट, आइसोमेरिज्म जो है इज़ नॉट ओनली पॉसिबल बट कॉमन इफ कंपाउंड कंटेन 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम। इज डेट क्लियर। आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन करनी है, आइसोमेरिज्म के आपने जो है एग्जाम्पल याद करनी है, और उसके बाद हमने बता दिया कि लिमिट ऑफ कार्बन एटम टू शो आइसोमर्स हैं। आपकी बुक में यहाँ पे क्लोरोब्यूटेन मालिक्यूल का बताया कि 2 डिफरेंट अरेंजमेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्लोरोब्यूटेन है, ये भी क्लोरोब्यूटेन है, ये भी क्लोरोब्यूटेन है, लेकिन यहाँ पे दोनों का फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। यहाँ पे जो क्लोरीन है वो नंबर 1 पोजीशन के साथ अटैच है, और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो सेकंड के साथ अटैच होगा, तो उसका नाम क्या हमने रख दिया 2 क्लोरोब्यूटेन, और यहाँ पे 1 क्लोरोब्यूटेन। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। तो बेटे आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म को फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की 2 मेन टाइप्स हैं, और उन दोनों टाइप्स की आगे फर्दर जो हैं वो टाइप्स हैं वो सारी हम 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।